नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, मनोविज्ञान के संपूर्ण 30 प्रश्न इस वीडियो में लेकर आया हूं। मनोविज्ञान का पेपर नंबर 23 है। पीडीएफ सहित आपको ये वीडियो मिल रहा है। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद पीएन लोधा से ले सकते हो। बहुत ही शानदार प्रश्न देखने को मिलेंगे। टारगेट है आपका 25 प्रश्न सही करने का। सभी प्रकार की शिक्षक भर्तियों के लिए बेहद ही उपयोगी पेपर है साथियों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। व्याख्यात्मक तरीके से एक एक प्रश्न को हम हल करने वाले हैं। आपके पहला प्रश्न इसमें आता है, अनुभव के कारण प्राणी के व्यवहार में होने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन कहलाता है। अभिप्रेरणा, अधिगम, पुनर्बलन और नैतिकता। देखिए, अनुभव के कारण प्राणी के व्यवहार में अपेक्षाकृत जो स्थायी परिवर्तन होता है, चाहे वो अनुभव के कारण हो या वो अभ्यास के कारण हो, ठीक है, या वो प्रशिक्षण के कारण हो। साथियों, स्थायी परिवर्तन व्यवहार में यदि आता है तो फिर हम उसको क्या कहेंगे? अधिगम कहेंगे। किस नाम से जानते हैं उसको? अधिगम के नाम से। सीखना भी आप इसको कह सकते हो। लर्निंग, अधिगम, सीखना सब एक ही है। तो विकल्प नंबर 2 आपका प्रश्न नंबर 1 में सही है। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं। तो दूसरा प्रश्न, जेम्स लेंगे का सिद्धांत संबंधित है। किससे संबंधित है साथियों? अभिप्रेरणा से संबंधित है, संवेग से संबंधित है, अधिगम से संबंधित है और बुद्धि से संबंधित है। तो जेम्स लेंगे के द्वारा जो एक सिद्धांत दिया गया था साथियों, इनका सिद्धांत संवेगों से संबंधित है और इनके सिद्धांत को जेम्स लेंगे का संवेगात्मक सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न संख्या 2 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 3 पर। तो तीसरा प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न संख्या 3 है, चिंतन की विशेषता नहीं है। चिंतन लक्ष्य निर्देशित होता है। चिंतन में विचारों का संगठन होता है। चिंतन एक आंतरिक मानसिक प्रक्रिया है और चिंतन हमारे पूर्व ज्ञान की अपेक्षा नवीन ज्ञान पर निर्भर करता है। तो बताइए प्रश्न संख्या 3 में कौन सा विकल्प आपको सही लग रहा है जो कि चिंतन की विशेषता में नहीं आता है। साथियों, प्रश्न संख्या 3 में अगर हम विकल्पों को देखें तो जो पहला विकल्प कह रहा है कि लक्ष्य निर्देशित होता है। जब भी हम चिंतन करते हैं तो उसका एक लक्ष्य होता है कि हम चिंतन किस समस्या पर आधारित कर रहे हैं। तो ये सही है। चिंतन में विचारों का संगठन भी होता है। अलग अलग जगह से हम सोचते हैं, अलग अलग जगह से अलग अलग प्रकार से सोचते हैं, तो ये भी सही है। आंतरिक मानसिक प्रक्रिया है, ऐसा नहीं है कि बाहर से दिखाई देता है कि भाई कैसा चिंतन कर रहा है आदमी, ये भी सही है। लेकिन चौथा विकल्प कह रहा है कि चिंतन हमारे पूर्व ज्ञान की अपेक्षा नवीन ज्ञान पर निर्भर करता है। जी नहीं, चिंतन हमारे पूर्व ज्ञान पर निर्भर करता है साथियों, क्योंकि जब भी हम किसी समस्या को हल करने के लिए चिंतन करते हैं तो हमारा जो पूर्व ज्ञान है उससे संबंधित हम चिंतन करते हैं। उन पूर्व ज्ञान का उपयोग करके हम नवीन समस्या को हल करने की कोशिश करते हैं। तो फिर आपके कौन सा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 3 में? चौथा विकल्प बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 पे आते हैं। चौथा प्रश्न, चिंतन के 2 प्रमुख आधारभूत तत्व मानसिक प्रतिमा और संप्रत्यय में चिंतन करते समय प्रथम किसके माध्यम से सोचते हैं? संप्रत्यय के माध्यम से, मानसिक प्रतिमा के माध्यम से, दोनों के माध्यम से एक साथ, और इनमें से कोई भी नहीं। तो साथियों, ऐसे प्रश्नों में जब भी आपको इनमें से कोई नहीं वाला विकल्प दिखता है तो उसको तो आपको ऑप्शन से हटा देना है, यह आपका आंसर नहीं होता है। जो चिंतन के 2 प्रमुख आधारभूत तत्व होते हैं, कौन कौन से? एक तो मानसिक प्रतिमा होती है और संप्रत्यय होता है साथियों। तो यहाँ पर हम संप्रत्यय के माध्यम से सबसे पहले नहीं सोचते हैं, बल्कि सबसे पहले हम मानसिक प्रतिमा के माध्यम से सोचते हैं, चिंतन करते हैं। विकल्प नंबर आपका 2 सही है साथियों प्रश्न नंबर 4 में। नेक्स्ट ये प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ेंगे। मानसिक प्रतिमा के माध्यम से पहले सोचेंगे, उसके बाद संप्रत्यय के माध्यम से। तो चलिए 5वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके 5वां प्रश्न है, सभी बिल्लियों के 4 पैर होते हैं, मेरे भी 4 पैर है, अतः मैं भी एक बिल्ली हूँ। चूहिया द्वारा तर्कना के कौन से स्वरूप को अपनाया गया है? आगमनात्मक तर्कना, निगमनात्मक तर्कना, सादृश्यवादी तर्कना और अपसारी तर्कना। तो यहाँ पर देखिए, यदि दिए गए निष्कर्षों के आधार पर, जो निष्कर्ष दिए होते हैं साथियों, यदि उसके आधार पर कोई निष्कर्ष निकाला जाता है, दिए गए निष्कर्षों के आधार पर किसी एक निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है, तो उसको हम निगमनात्मक तर्कना कहते हैं। जैसे सभी बिल्लियों के 4 पैर है, मेरे भी 4 पैर है, तो मैं भी बिल्ली हूँ। इस प्रकार ये जो तथ्य दे रखे हैं उससे ही एक निष्कर्ष निकाला है, अपनी तरफ से तथ्य ऐड नहीं किया है, तो अतः वहाँ होती है निगमनात्मक तर्कना। सेकंड विकल्प 5वें प्रश्न में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। तो चलिए 6ठा प्रश्न देखेंगे, क्या पूछा जा रहा है प्रश्न नंबर 6 में। साथियों, प्रश्न नंबर 6 है, अल्बर्ट बंडूरा द्वारा प्रस्तावित अधिगम का प्रकार है शास्त्रीय अनुबंधन, संज्ञानात्मक सिद्धांत, अंतर्दृष्टि अधिगम,
और सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। तो देखो अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा जो प्रस्तावित अधिगम का प्रकार है, इन्होंने जो अधिगम का प्रकार दे रखा है, शास्त्रीय अनुबंधन किसने दिया साथियों, यहाँ पर पावलोव के द्वारा शास्त्रीय अनुबंधन दे रखा है, तो ये आपका उत्तर नहीं होगा। संज्ञानात्मक सिद्धांत यहाँ जीन पियाजे के द्वारा दे रखा है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। अंतर्दृष्टि अधिगम गेस्टाल्टवादियों के द्वारा दे रखा है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। अतः प्रश्न संख्या 6 में अल्बर्ट बंडूरा द्वारा जो प्रस्तावित अधिगम है वो है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। तो चौथा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 6 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 7वां प्रश्न देखेंगे, आपके प्रश्न नंबर 7। निम्न में से जैविक अभिप्रेरक नहीं है, भूख, प्यास, जिज्ञासा और कामुकता। साथियों जैविक अभिप्रेरक का मतलब होता है जो जीवित रहने के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पर भूख और प्यास तो जीवित रहने के लिए आवश्यक है, तो ये दोनों तो जैविक है। लेकिन कामुकता और जिज्ञासा में अगर हम देखें तो जब जिज्ञासा विकल्प में दे रखी है तो फिर आपको जो कामुकता है उसको जैविक में मानना है। और यहाँ पे देखिएगा तो फिर आपके सामने दो विकल्प बचे, जिज्ञासा कामुकता में से, फिर आप कौन सा सही करोगे कि जो जिज्ञासा है जैविक अभिप्रेरक में नहीं आएगा। विकल्प आपका 3 सही है साथियों प्रश्न नंबर 7 में। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। तो 8वां प्रश्न, शक्ति अभिप्रेरक के बारे में किसने सबसे पहले बताया था? मेस्लो, जेम्स लेंगे, डेविड मैकलेलन और डेविड आसुबेल। तो यहाँ पर शक्ति अभिप्रेरक जिसको हम साथियों उपलब्धि अभिप्रेरक के नाम से भी जानते हैं, ये डेविड मैकलेलन के द्वारा बताया गया। किसके द्वारा? डेविड मैकलेलन के द्वारा शक्ति अभिप्रेरक के बारे में बताया गया है। तो तीसरा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 8 में सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 9 पर। तो 9वां प्रश्न देखेंगे, केनन-बार्ड सिद्धांत के अनुसार संवेगों की सारी अनुक्रिया की मध्यस्थता किसके द्वारा की जाती है? चेतक के द्वारा, अधश्चेतक के द्वारा, उपवलकुटीय तंत्र के द्वारा और वलकुट के द्वारा। तो देखो जो केनन-बार्ड का जो सिद्धांत है संवेगों से संबंधित, इसके अनुसार संवेगों की सारी जो अनुक्रिया की जो मध्यस्थता होती है साथियों, ये जिसके द्वारा की जाती है वो है चेतक के द्वारा। ठीक है, विकल्प 1 आपके प्रश्न संख्या 9 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 पे आते हैं। तो 10वां प्रश्न देखेंगे, किसी विशेष लक्ष्य की ओर निर्दिष्ट सतत व्यवहार की प्रक्रिया जो किन्हीं अंतर्निहित शक्तियों का नतीजा होती है को कहा जाता है? आवश्यकता कहा जाता है, उपलब्धि कहा जाता है, अभिप्रेरणा कहा जाता है या अवधान कहा जाता है? प्रश्न को समझिएगा और फिर इसका सही उत्तर दीजिएगा। तो देखो कोई विशेष लक्ष्य है, ठीक है, हमने कोई विशेष लक्ष्य बना रखा है, उसकी ओर सतत व्यवहार की प्रक्रिया, लगातार हम उसको पाने के लिए कार्य कर रहे हैं, जो अंतर्निहित शक्तियों का नतीजा हो, ठीक है, अंतर्निहित का, ठीक है, तो साथियों उसको हम क्या कहेंगे? अभिप्रेरणा कहेंगे। जैसे कोई भी बालक अगर आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है किसी कार्य को करने के लिए, पूरी मेहनत के साथ उस कार्य को करता है कि तो बहुत ज़्यादा संभावना ये बढ़ जाती है कि वो उस कार्य में सफल हो जाएगा। थर्ड विकल्प आपके 10वें प्रश्न में सही है साथियों। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 पर। देखिएगा प्रश्न नंबर 11 को, निम्न में से कौन सा संवेग विद्यात्मक संवेगों में नहीं आता है? भरोसा, हर्ष, आशावाद और भय। तो देखो एक संवेग होता है विद्यात्मक और एक संवेग का प्रकार होता है रागात्मक। रागात्मक मतलब सकारात्मक संवेग और विद्यात्मक मतलब नकारात्मक संवेग। तो नकारात्मक संवेगों में नहीं आता है, सॉरी यहाँ पर नहीं आता है, नहीं, ये नहीं शब्द गलत टाइप हुआ है। प्रश्न था निम्न में से कौन सा संवेग विद्यात्मक संवेगों में आता है? तो जो भरोसा है, हर्ष है, आशावाद है, ये तीनों तो रागात्मक में आते हैं। और जबकि यहाँ पर ये जो भय शब्द दे रखा है ये किस में आता है साथियों? विद्यात्मक संवेगों के अंतर्गत आ जाता है। तो यहाँ नई शब्द की टाइपिंग मिस्टेक हुई है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। विकल्प नंबर आपका 4 सही है, जो भय है वो विद्यात्मक संवेगों में आ जाता है। तो विकल्प नंबर आपका 4 सही हो जाता है नई शब्द हटाने पर प्रश्न नंबर 11 में। क्लियर है सभी के? कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके 12वां प्रश्न, रेमंड केटल द्वारा कितने व्यक्तित्व कारक प्रस्तुत किए गए? 5, 14, 16 और 8। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रेमंड केटल, जिनको हम आरबी केटल के नाम से भी जानते हैं साथियों, आरबी केटल, इन्होंने यहाँ पर कारक विश्लेषण का सिद्धांत दिया था और इन्होंने मुख्य रूप से जो व्यक्तित्व कारक प्रस्तुत किए गए थे, जो शील गुण बताए गए थे, वो थे 16। विकल्प नंबर आपका जो 3 है प्रश्न संख्या 12 में, यही आपका सही है। ये जो 16 व्यक्तित्व कारक है, इनको इन्होंने 4 भागों में या 4 समूहों में वर्गीकृत कर रखा है और प्रत्येक समूह में 4 व्यक्तित्व कारक इन्होंने प्रस्तुत कर रखे हैं। क्लियर है सभी का ये भी? तो चलिए 13वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। आपके प्रश्न संख्या 13 है, नए अधिगम पर पूर्व अधिगम के प्रभाव को कहा जाता है? अधिगम अंतरण,
अधिगम, अशक्तता, अधिगम का पठार और सभी। तो ऐसा है कि भाई सभी तो होगा नहीं, क्योंकि तीनों चीजें अलग अलग होती है। तो सभी को तो हमने काट दिया साथियों। हालांकि एग्जाम में जो ऑप्शन देते हैं सभी नहीं आता, इनमें से कोई नहीं वाला विकल्प रहता है, क्योंकि सभी तो 99% सभी राइट रहता है, और इनमें से कोई नहीं वाला कभी राइट नहीं रहता है। यहाँ पर देखिएगा, अधिगम का पठार क्या होता है? सीखते सीखते अधिगम में बाधा आ जाना, रुकावट आ जाना। अधिगम अशक्तता, सीखने में ही कोई कमी रहती है साथियों, कोई दोष होता है। अधिगम अंतरण मतलब अधिगम का स्थानांतरण एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में। तो जब नए अधिगम पर पूर्व अधिगम का प्रभाव हो रहा है, तो मतलब अधिगम का क्या हो रहा है? अंतरण हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है। अतः यहाँ पर विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न नंबर 13 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 14वां प्रश्न, एनिमिज्म की विशेषता बालक में किस अवधि में होती है? 0 से 18 माह के मध्य होती है, 2 से 5 वर्ष के मध्य होती है, 8 से 12 वर्ष के मध्य होती है, और 12 से 16 वर्ष के मध्य होती है। तो साथियों, एनिमिज्म की जो विशेषता है, जिसको कहा जाता है जीववाद, हिंदी में क्या कहते हैं इसको? जीववाद कहा जाता है। और जीववाद की प्रवृत्ति जो बालक में आती है वो कब आती है? जब बालक की आयु 2 से 5 वर्ष के मध्य होती है, तो उसमें जीववाद की प्रवृत्ति आती है। विकल्प नंबर 2 सही है, जीववाद की प्रवृत्ति 2 से 5 वर्ष के मध्य ही पाई जाती है बालक में। तो नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 की ओर बढ़ते हैं। लेकिन वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा और एक शेयर जरूर करिएगा साथियों। नीचे कमेंट करके बताइए कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं, ठीक है। तो चलिए 15वां प्रश्न देखते हैं। आपके 15वां प्रश्न है, सहचारी अधिगम का संबंध किससे है? प्राचीन अधिगम से है, क्रिया प्रसूत अधिगम से है, संज्ञानात्मक अधिगम से है, या 1 व 2 दोनों से है? तो देखो, सहचारी अधिगम का संबंध साथियों प्राचीन अधिगम से भी है और क्रिया प्रसूत अधिगम से भी है। प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, दोनों का ही संबंध किससे? सहचारी अधिगम से। अतः यहाँ पर जो चौथा विकल्प है 1 व 2 दोनों वाला, तो यहाँ चौथा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 15 में सही है। नेक्स्ट बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 16 की ओर। तो चलिए 16वां प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न संख्या 16 है, 2 समान भयोत्पादक लक्ष्यों के बीच द्वंद्व कहलाता है। उपागम उपागम द्वंद्व कहलाता है, परिहार परिहार द्वंद्व कहलाता है, उपागम परिहार द्वंद्व कहलाता है, और परिहार उपागम द्वंद्व कहलाता है। तो देखो, 2 समान मतलब 2 एक जैसे, भयोत्पादक मतलब जिससे आपको डर लगता है, उनके बीच द्वंद्व कहलाता है। मतलब दिक्कत तो आपके दोनों तरफ आनी है, लेकिन फिर भी किसी एक का आपको चुनाव करना पड़ेगा, तो फिर उसको हम परिहार परिहार द्वंद्व के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे साथियों? परिहार। जबकि 2 चीजें हमारे सामने और दोनों को हम प्राप्त करना चाहे, लेकिन दोनों में से किसी एक को ही प्राप्त कर सकते हैं। तो जिसको चाहते हैं दोनों को और एक को प्राप्त कर सकते हैं, वो उपागम। दोनों को नहीं चाहते फिर भी एक को लेना ही पड़ेगा आपको, तो वो परिहार द्वंद्व हो गया। तो इस प्रकार से आपके 16वें प्रश्न में दूसरा ही विकल्प बिल्कुल सही रहेगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 17वां प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 17, कैनन-बार्ड सिद्धांत के अनुसार, कैनन-बार्ड का जो सिद्धांत है उसके अनुसार आपको बताना है, शारीरिक परिवर्तन और संवेग की अनुभूति एक साथ होती है। संवेग की अनुभूति पहले और शारीरिक परिवर्तन बाद में होता है। शारीरिक परिवर्तन पहले और संवेग की अनुभूति बाद में होती है, और सभी कथन सत्य है। तो ऐसा है भाई। यहाँ पर कुछ प्रश्न एक दो प्रश्न आपको प्रत्येक टेस्ट में रिपीट मिलेंगे, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ताकि वो प्रश्न आप गलती से भी गलत न करो। तो कैनन-बार्ड का जो सिद्धांत है संवेगों का साथियों, इसमें क्या होता है, जो शारीरिक परिवर्तन आते हैं और जो संवेग की अनुभूति होती है, दोनों ही चीजें एक साथ होती है। अतः यहाँ पर विकल्प नंबर 1 सही है प्रश्न संख्या 17 में। नेक्स्ट बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 18 की ओर। तो आपके 18वां प्रश्न, परिचित उद्दीपकों के समूह को एक इकाई के रूप में संचित करना कहलाता है। संवरण कहलाता है, भाव प्रबोधन कहलाता है, उद्वेलन कहलाता है, और या फिर खंडियन कहलाता है। तो देखो, परिचित मतलब क्या हुआ कि जिन उद्दीपकों को हम पहले से ही जानते हैं, उनका समूह है, उस समूह को एक इकाई के रूप में जब संचित करते हैं तो उसको हम कहते हैं खंडियन। चौथा विकल्प आपके 18वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19 की ओर बढ़ते हैं। तो आपके 19वां क्वेश्चन देखेंगे। आपके प्रश्न संख्या 19 है, निम्न में से कौन सा मेस्लो द्वारा आवश्यकता पदानुक्रम में नहीं बताया गया है? दैहिक आवश्यकता, व्यक्तिवाद व समूहवाद, स्नेह व संबद्धता, और आत्मसिद्धि। तो देखो, मेस्लो का एक सिद्धांत है आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत। इन्होंने 5 प्रकार की आवश्यकताओं को उल्लेख किया साथियों अपने सिद्धांत में। कितने प्रकार की आवश्यकताओं का? 5 प्रकार की आवश्यकताओं का इन्होंने उल्लेख किया है।
जो कि एक पिरामिड के रूप में है। ठीक है, किस प्रकार से इन्होंने अपनी आवश्यकता बताई है कि सबसे पहले जो इन्होंने आवश्यकता बताई है वो बताई है शारीरिक आवश्यकता, कि व्यक्ति सबसे पहले शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति करता है, जैसे भोजन है, पानी है इत्यादि। ठीक है, फिर उसके बाद में सुरक्षा की आवश्यकता की पूर्ति करता है, सुरक्षा की आवश्यकता। फिर जब इसकी भी पूर्ति हो जाती है तो व्यक्ति फिर प्रेम की आवश्यकता की पूर्ति करता है। किस आवश्यकता की? प्रेम की आवश्यकता की पूर्ति करता है। इसकी पूर्ति होने के बाद व्यक्ति सम्मान की आवश्यकता की पूर्ति करता है, और जब सम्मान की आवश्यकता की भी पूर्ति हो जाए तो व्यक्ति आत्मसिद्धि की आवश्यकता की पूर्ति करता है। तो इस प्रकार से मैस्लो का सिद्धांत है। अब यहाँ पर जो दैहिक आवश्यकता है इसको शारीरिक आवश्यकता कहा जाता है। स्नेह व संबद्धता की जो आवश्यकता है ये तीसरे नंबर की है, जिसको प्रेम की आवश्यकता भी कहते हैं। और जो आत्मसिद्धि की आवश्यकता है ये सबसे बाद की है। तो साथियों यहाँ पर इन्होंने दैहिक आवश्यकता भी बताई है, स्नेह व संबद्धता की आवश्यकता भी बताई है, आत्मसिद्धि की आवश्यकता भी बताई है, लेकिन व्यक्तिवाद व समूहवाद ऐसी कोई आवश्यकता इन्होंने नहीं बताई है। तो फिर आपके प्रश्न संख्या 19 में कौन सा विकल्प सही रहेगा? विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही रहेगा साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 20 पर। तो आपके 20वां प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 20 क्या पूछ रहा है? 20वां प्रश्न पढ़ते हैं। पियाजे के अनुसार किस अवस्था में बालक तार्किक अनुक्रिया तथा मूर्त उदाहरणों में तर्क न कर सकते हैं किंतु अमूर्त वस्तुओं पर विचार नहीं कर पाते हैं? तो उस अवस्था को पियाजे ने कौन सी अवस्था कहा है? संवेदी पेशी अवस्था कहा है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहा है, संक्रियात्मक अवस्था कहा है, या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहा है? तो साथियों बालक क्या कह रहा है? बालक यहाँ पर तार्किक अनुक्रिया कर रहा है और मूर्त उदाहरणों में तर्कना तो कर रहा है वो, लेकिन अमूर्त वस्तु पर वो विचार नहीं कर पाता है। तो संवेदी पेशी अवस्था में तो वो तर्क कर ही नहीं पाता किसी भी प्रकार का, बल्कि ये चीज होती है संक्रियात्मक अवस्था में, जिसको हम मूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी इसको कहते हैं साथियों। लेकिन इसमें अमूर्त तर्क ये नहीं कर पाता है, अतः तीसरा विकल्प आपका सही है। अमूर्त तर्क वो किस अवस्था में कर पाता है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, जो कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की अंतिम अवस्था है। ठीक है, इसको अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के नाम से भी जानते हैं, जो 11 वर्ष से 15 वर्ष के लगभग चलती है। तो विकल्प नंबर आपका 3 ही सही है साथियों प्रश्न नंबर 20 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 21 की ओर बढ़ते हैं। तो आपके 21वां प्रश्न, ऐसा चिंतन जो समस्या के एक सही समाधान की ओर निर्देशित होता है कहलाता है? अपसारी चिंतन कहलाता है, अभिसारी चिंतन कहलाता है, मूर्त चिंतन कहलाता है, और काल्पनिक चिंतन कहलाता है। तो जिस चिंतन में हम समस्या के एक सही समाधान की ओर निर्देशित हो, सिर्फ एक सही समाधान की, साथियों वो तो कहलाता है आपके अभिसारी चिंतन। और जिसमें हम समस्या के अनेक समाधान की तरफ निर्देशित होते हैं उसको हम अपसारी चिंतन कहते हैं, या फिर आप इसको सर्जनात्मक चिंतन भी कह सकते हो, आप इसको नवीन चिंतन भी कह सकते हो, मौलिक चिंतन भी कह सकते हो। तो यहाँ तो दूसरा विकल्प खैर आपके सही है प्रश्न नंबर 21 में। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 22 पर। तो चलिए 22वां प्रश्न देखेंगे साथियों। क्या पूछ रहा है आपसे? प्रश्न नंबर 22, ये देखिए प्रश्न नंबर 22 को, पढ़ने में होने वाली कठिनाई को व्यक्त करने के लिए एक शब्द है, डिसलेक्सिया, डिस्प्रेक्सिया, डिसग्राफिया और पठन वैकल्य। साथियों कई बच्चों को पढ़ने में कठिनाई होती है, तो जिससे वो शब्द लड़की शब्द है तो लड़की शब्द को लकड़ी पर देते हैं। तो इस प्रकार की ये जो कठिनाइयाँ आती है इसको डिसलेक्सिया के नाम से भी जानते हैं, और इसको हिंदी में पठन वैफल्य या पठन वैकल्य के नाम से जानते हैं। अतः यहाँ पहला विकल्प भी सही है और चौथा विकल्प भी सही है। जबकि डिसग्राफिया जो है ये लेखन संबंधित विकार है। कौन सा विकार है ये? लेखन संबंधी, बच्चे सही से लिख नहीं पाते हैं। तो विकल्प 1 और 4 दोनों ही प्रश्न नंबर 22 में सही रहेंगे। साथियों 23वां प्रश्न है, आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत किसने दिया है? बंडूरा ने, वाल्टर ने, मैस्लो ने और इरिक एरिक्सन ने। तो अभी हमने ऊपर ही पढ़ा था कि मैस्लो के द्वारा आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत दिया गया है, और उसमें हमने क्या देखा था कि भाई कौन सा मैस्लो ने अपने आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत में नहीं बताया है। तो फिर यहाँ पर ये क्लियर है, ऊपर के प्रश्न से ही इस प्रश्न को हम हल कर सकते थे। अर्थात यहाँ तीसरा विकल्प आपका सही है, मैस्लो ने आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत दिया है। जबकि बंडूरा के द्वारा क्या दिया गया है साथियों? सामाजिक जो अधिगम का सिद्धांत है वो दिया गया है बंडूरा के द्वारा। तो थर्ड विकल्प आपके प्रश्न 23 में सही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 की तरफ। तो 24वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है, संवेग व्यक्त होते हैं
वाचिक माध्यम से व्यक्त होते हैं, अवाचिक माध्यम से व्यक्त होते हैं, दोनों से व्यक्त हो सकते हैं और इनमें से कोई भी नहीं। तो साथियों इनमें से कोई नहीं वाला विकल्प हम हटा देते हैं। देखो संवेग वाचिक मतलब बोल करके भी व्यक्त हो सकते हैं और बिना बोले भी व्यक्त हो सकते हैं। जैसे कई बार हमारे चेहरे का भाव ही ये बता देता है कि भाई हमें डर लग रहा है या हमें गुस्सा आ रहा है, बताता है। ये आप सब चीज़ जानते हो कि हमें किसी बात की खुशी हो रही है, तो ये अवाचिक माध्यम हुआ। कई बार हम जोर से चिल्लाते हैं, रोते हैं, तो उससे भी हमें पता चलता है कि कौन सा संवेग वहाँ पर है। तो साथियों अतः संवेग वाचिक माध्यम से और अवाचिक दोनों ही माध्यम से व्यक्त होते हैं। तो विकल्प नंबर आपका 3 सही है प्रश्न नंबर 24 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 25 को देखेंगे। तो 25वां प्रश्न है आपके, एक व्यक्ति में एक समय पर दो विपरीत इच्छाओं का होना कहलाता है। द्वंद्व कहलाता है, कुंठा कहलाता है, चिंता कहलाता है या दबाव कहलाता है। देखिए एक व्यक्ति में एक समय पर मतलब एक ही टाइम पे दो विपरीत इच्छाएं पैदा हुई, तो उनमें से कि भाई ये करूं या ये करूं, इसको करूंगा तो इसमें दिक्कत है, ये कार्य करूंगा तो वो वाला अधूरा रह जाएगा। अर्थात उनमें से किसी करना तो किसी एक को ही है, तो फिर उसको हम क्या कहेंगे साथियों, द्वंद्व कहा जाएगा। उसको क्या कहा जाएगा, द्वंद्व कहा जाएगा। विकल्प 1 आपके 25वें प्रश्न में सही है। याद दिला दूं सभी को कि मनोविज्ञान के पूरे 100 टेस्ट लिए जाएंगे, ऐसे ही 30 प्रश्नों के आपके शिक्षण विधियों के भी 100 टेस्ट लिए जाएंगे साथियों इसी YouTube चैनल पर। हिंदी के भी पूरे 100 टेस्ट लिए जाएंगे, राजस्थान जीके के भी पूरे 100 टेस्ट लिए जाएंगे आपके, और साथ में गणित की क्लासें भी आपको पढ़ा रहे हैं बिल्कुल निःशुल्क। अतः चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लिया जाए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26 को देखेंगे। तो 26वां प्रश्न, रचनात्मक आकलन नहीं है, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, परियोजना, अवलोकन और योग्यता क्रम निर्धारण। तो देखो रचनात्मक आकलन और एक होता है योगात्मक आकलन, दोनों अलग अलग है साथियों। रचनात्मक आकलन के अंतर्गत अवलोकन करना भी आ जाता है, परियोजना भी रचनात्मक आकलन में आ जाता है, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न भी रचनात्मक आकलन में आ जाते हैं। लेकिन योग्यता क्रम जो निर्धारण है साथियों ये रचनात्मक में नहीं आता है, बल्कि ये किस में आता है, योगात्मक में आता है। किस में आता है, योगात्मक में। अतः विकल्प नंबर जो 4 है आपके प्रश्न संख्या 26 में, यही आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 27 की ओर बढ़ते हैं। तो आपके 27वां प्रश्न है, इनमें से कौन से सिद्धांत का संबंध विकास से नहीं है? समन्वय का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, वर्गीकरण का सिद्धांत और निरंतरता का सिद्धांत। तो देखो विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो आजीवन चलती रहती है, तो निरंतरता का सिद्धांत है, बिल्कुल होता है। परस्पर संबंध का सिद्धांत क्या कहता है कि विकास के जो अलग अलग क्षेत्र हैं इनका संबंध आपस में होता है परस्पर, तो ये भी है। समन्वय का सिद्धांत भी होता है, लेकिन वर्गीकरण का सिद्धांत नहीं होता है साथियों। विकल्प नंबर आपका 3 सही है प्रश्न नंबर 27 में। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 28 की ओर। तो 28वां प्रश्न देखेंगे, निम्न में से असत्य कथन है। असत्य कथन बताना है आपको। विषय आत्मबोधन परीक्षण मार्गन व मुर्रे के द्वारा बनाया गया है। इस परीक्षण में 30+1 कार्ड होते हैं। किस परीक्षण में? विषय आत्मबोधन परीक्षण में। यह परीक्षण 10 वर्ष से अधिक आयु के बालकों के लिए होता है और यह एक अप्रक्षेपी परीक्षण है। तो बताइए भाई कौन सा असत्य कथन आपको लग रहा है विषय आत्मबोधन परीक्षण के संदर्भ में? तो साथियों देखो, विषय आत्मबोधन परीक्षण मार्गन एवं मुर्रे ने ही दिया है, बिल्कुल सही है ये। तो इस परीक्षण में 30 तो चित्रित कार्ड होते हैं और एक सादा कार्ड होता है जो कि खाली होता है, ये भी सही है। यह परीक्षण 10 वर्ष से अधिक आयु के बालकों के लिए होता है, ये भी सही है। लेकिन यह एक अप्रक्षेपी परीक्षण है, ये गलत है, क्योंकि यह अप्रक्षेपी नहीं बल्कि यह एक प्रक्षेपी परीक्षण है। कैसा परीक्षण है? प्रक्षेपी। तो विकल्प नंबर आपका जो 4 है प्रश्न नंबर 28 में सही है साथियों। अब सेकंड लास्ट मतलब 29वां प्रश्न देख लेते हैं आज का। सेकंड लास्ट प्रश्न है, मानव जीवन का आरंभ मूलतः एक कोश से होता है, 2 कोश से होता है, कई कोश से होता है और इनमें से सभी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। मानव जीवन का आरंभ मूलतः कितने कोशों से होता है आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है, मानव जीवन का आरंभ मूलतः 1 कोश से होता है। विकल्प 1 आपके 29वें प्रश्न में सही है। अब आज का अंतिम और 30वां प्रश्न, लेकिन कमेंट
लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट जरूर करिएगा। साथियों, किसी प्रश्न में कोई त्रुटि नज़र आती है तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ताकि अगर कोई सुधार की ज़रूरत है तो निश्चित रूप से उसमें सुधार भी नीचे हम कमेंट करके जरूर करेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं अंतिम और 30वां प्रश्न क्या है। समरूप तत्वों का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? स्किनर, पावलोव, थॉर्नडाइक और पियाजे। साथियों, ये जो समरूप तत्वों का सिद्धांत है ये अधिगम अंतरण के सिद्धांतों के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? अधिगम अंतरण का जो सिद्धांत है या अधिगम स्थानांतरण का सिद्धांत है वो है साथियों समरूप तत्वों का सिद्धांत आता है उसके अंतर्गत। और ये जो सिद्धांत है ये थॉर्नडाइक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो थर्ड विकल्प आपके 30वें प्रश्न में सही है। ये टेस्ट आज का पूरा हुआ, कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बता करके जाइएगा। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार पुनः सभी का वीडियो को पूरा देखने के लिए।